हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 041 का जून 23 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल विद अ सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम, ठीक है। तो देखिए एज यूजल ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि आप भैया सब क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, तो नहीं, आप अगर इसको एनालाइज करोगे ना ज़रूर एक बार कीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए, आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए BCS 41 प्रीवियस ईयर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और आप देखिए। तो आप जब देखोगे ना तो आप बोलोगे कि हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट समझ के ही पढ़ना है। तो इसलिए बोलते हैं, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आप देखो इसको अच्छे से कर लीजिए, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अभी आप जब ये पूरा प्लेलिस्ट अंत में देखोगे ना तो आप एक बीच में थोड़ा शॉकिंग चीज़ आएगा, ठीक है। तो देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है। तो देखिए द गो बैक एंड प्रोटोकॉल इज अ मेथड यूज्ड इन द नेटवर्किंग टू इंश्योर दैट डेटा पैकेट्स आर डिलीवर्ड एक्यूरेटली एंड इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये गो बैक एंड प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये हम लोग का नेटवर्किंग में यूज़ होता है। वही सेम किस लिए यूज़ होता है, डेटा पैकेट्स को डिलीवर करने में, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने में एकदम एक्यूरेटली, एकदम सही से और एक ऑर्डर वे में, ठीक है। यानी कि 1 2 3, तो 1 2 3 के वे में प्रोटोकॉल होता है यूज़, ठीक है। ये गो बैक एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वेयर द सेंडर कैन सेंड्स सर्वर पैकेट्स बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द फर्स्ट वन, बट द रिसीवर ओनली हैज़ टू कीप ट्रैक ऑन द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह का स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का ही टाइप है, जिसमें क्या होता है ना कि जो सेंडर है वो एक साथ कई सारे पैकेट्स को भेज सकता है। मान लीजिए उसके पास 8 पैकेट है, तो वो ना 1 2 3 4 पैकेट को ना एक साथ भेज सकता है विदाउट एक्नॉलेजमेंट। यानी कि देखिए, अगर आप लोग हल्का सा भी जानते होंगे तो कैसे होता है, मान लीजिए सेंडर और रिसीवर में। तो मान लीजिए सेंडर ने पैकेट 1 भेजा, तो सेंडर ने पैकेट 1 भेजा, नॉर्मल का बता रहा हूँ। तो उसने 1 भेजा, तो रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट किया, तो रिसीवर ने उसको एक्नॉलेजमेंट भेजा कि हाँ भाई मेरे को 1 मिल गया। वही होता है एक्नॉलेजमेंट, मेरे को मिल गया, ठीक है। उसके बाद सेंडर यहाँ से दूसरा पैकेट भेजता है, फिर वहाँ से दूसरा पैकेट का एक्नॉलेजमेंट आता है कि भाई मेरे को मिल गया, वही एक्नॉलेजमेंट। फिर यहाँ से सेंडर बोलता है अच्छा मिल गया, फिर वो तीसरा भेजता है। तो इस तरह से काम करता है ये चीज़, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये गो बैक एंड में, इसमें जो सेंडर है ना वो एक साथ, उसको ज़रूर नहीं है पैकेट 1 को भेजे फिर वहाँ से एक्नॉलेजमेंट का वेट करे, नहीं, वो एक साथ 4 को भेज सकता है, ठीक है। 4 या जितना भी उसका साइज़ है, विंडो साइज़ है, तो वो उतना भेज सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल उसने 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, ठीक है। अब उसके बाद 1 2 3 भेज दिया, 4 भेज दिया, उसके बाद उधर से रिसीवर का आएगा कि हाँ भाई मेरे को एक्नॉलेजमेंट 4 का मिल गया। यानी कि लास्ट वाला जो उसको एक्नॉलेजमेंट मिला है वैल्यू, तो उसको रिसीवर बोलेगा मेरे को 4 मिल गया। तो हाँ भाई सेंटर समझ जाएगा कि हाँ भाई उसको 1 2 3 4 चला गया है। अब वो सेंटर वापस से 5 6 7 8 भेजेगा उसको, समझे। तो यही होता है स्लाइडिंग विंडो को, जहाँ पे सेंडर सर्वर पैकेट्स को, यानी कि बहुत सारे पैकेट को एक साथ भेज सकता है विदाउट नीडिंग एक्नॉलेजमेंट फॉर दी फर्स्ट वन, है ना। विदाउट एक्नॉलेज करना कि भाई पहले का आएगा तब मैं दूसरा भेजूंगा, वो किए बगैर भी। बट द रिसीवर ओनली हैज़ टू कीप ट्रैक ऑन दी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट। पर इसमें रिसीवर का क्या रोल होता है ना, उसको भाई सीक्वेंस में चाहिए चीज़ें, ठीक है। अगर वो 0 1 2 3 4 भेज रहा है, तो 0 मिल गया, 1 मिल गया तो एक्सेप्ट करेगा हाँ भाई 1 मिल गया। अब मान लीजिए किसी कारणवश 2 उसमें लॉस्ट हो गया, तो उसके बाद जितना भी सेंटर में भेजा, मान लीजिए 3 4 भेजा हुआ है सेंटर, तो वो किसी को नहीं लेगा ना भाई, 2 आए ही नहीं, 2 दे पहले मेरे को, 2 नहीं देगा तो हम नहीं लेंगे बाकी का। ये वाला रिसीवर का रोल रहेगा। तो जैसे ही उसको 2 लॉस्ट हो गया, तो भाई वो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई मेरे को 2 मिला ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि 2, तब वहाँ से सेंडर बोलेगा अरे यार तेरे को 3 4 मिला ही नहीं, 3 4 लॉस्ट हो गया, समझे। तो फिर अब सेंडर वहाँ से 2 से शुरू करेगा, फिर 2 भेजेगा, फिर 3 भेजेगा, फिर 4 भेजेगा, इस तरह से, समझे। तो वही होता है कि उसमें कीप ट्रैक नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट। अभी हम लोग इसको इसमें देखेंगे ना डायग्राम में, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आप लोग अभी भी समझ ही गए होंगे, पर यहाँ पे देखिए की कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहला है विंडो साइज। द सेंडर कैन सेंड सर्वर पैकेट्स अप टू द विंडो साइज बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो विंडो साइज एक होता है जिसमें अपना सेंडर उतना डेटा को भेज सकता है बिना एक्नॉलेजमेंट का आए हुए। उसके बाद होता है एक्नॉलेजमेंट। द रिसीवर एक्नॉलेजेस द लास्ट करेक्टली रिसीव पैकेट, है ना। मतलब वो जो रिसीवर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट करता है कि लास्ट उसको जो डेटा मिला है सही से। मान लीजिए बीच में कोई लॉस्ट नहीं होता है, तब तो उसने 4 भेजा है, तो लास्ट जो उसको 4 मिला है तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि 4 मिल गया मेरे को, ठीक है। तो फिर आगे से भेजेगा। मान लीजिए अगर मैंने जैसे भी बताया कि बीच में लॉस्ट हो गया 2, तो बोलेगा कि भाई मेरे को तो 1 ही मिला है, 2 तो आया ही नहीं, है ना।
तो वो एक का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई मेरे को अभी एक ही मिला है, तो यहाँ से सेंडर को वापस से 2-3 भेजना पड़ेगा, समझे। तो वो हो गया एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद आता है एरर हैंडलिंग। इफ़ अ पैकेट हैज़ एन एरर द receiver ignore it and all following packets, the sender has then has to resend the erroneous packet and all subsequent ones, है ना। वही एरर हैंडलिंग जैसा भी हम लोग बोले थे। अगर पैकेट में किसी तरह का एरर आ गया तो रिसीवर क्या करेगा, इग्नोर कर देगा जितना भी ऑल फॉलोइंग पैकेट्स, यानी कि उसके बाद जितना भी आ रहा है सबको इग्नोर कर देगा ना, मेरे को तो 2 चाहिए ही, उससे पहले मैं काम ही नहीं करूँगा ये वाला बात होता है रिसीवर का, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, सेंडर को फिर वही थक हार के कि ठीक है भाई जिद्दी है तू, ले, फिर से वापस से वो भेजता है 2 गया, 3 गया, 4 गया, ले अब एक्सेप्ट कर, समझे इस तरह से। तो जो सेंडर हैज़ टू रीसेंड द एररनेस, मतलब जो भी पैकेट में एरर आ गया उन सबको वापस से भेजना पड़ता है वही सबसिक्वेंट वंस में, फिर से सीक्वेंस में भेजना होता है, समझे। तो यही होता है गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसको, इस सेंसर को ना एकदम अच्छे से अभी ना ऐसे नज़रों में समा लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए इसको लाइन से ये प्लेलिस्ट को देख रहे हो ना, तो आपको दिखेगा नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ बहुत बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एरर हैंडलिंग। उसके बाद देखिए स्टेप्स कैसा होता है। अब देखिए ऐसे आप समझ ही गए होंगे स्टेप्स कैसे काम करता है। तो पहला क्या होगा, सेंडिंग पैकेट्स। तो देखिए द सेंडर कैन सेंड मल्टीपल पैकेट्स अप टू विंडो साइज विदाउट वेटिंग फॉर, ठीक है समझ गए। एग्जाम्पल, विद द विंडो साइज 4 द सेंडर कैन सेंड पैकेट 0 to 1 2 3 4। मान लीजिए विंडो साइज 4 दिया हुआ है, विंडो साइज मतलब जितना उसको डेटा भेजना है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता, ये अलग चीज़ है, ठीक है। बस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए विंडो साइज 4 है तो वो 0 से लेकर 3 भेजना है और सीक्वेंस में भेजेगा सेंडर, है ना। क्योंकि सारा खेला तो समझ रहे रिसीवर के साइड से क्या है, सीक्वेंस का है कि उसको सीक्वेंस में सब कुछ मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम रुक जाएंगे, है कि नहीं। तो सेंडिंग पैकेट्स हो गया। फिर क्या होगा, रिसीविंग पैकेट्स। सेंडिंग में पैकेट तो भेज दिया, आप रिसीविंग होगा मतलब रिसीवर रिसीव करेगा। तो देखिए द रिसीवर चेक्स ईच पैकेट फॉर एरर्स, है ना। रिसीवर चेक करेगा सारे पैकेट्स को कि कोई एरर तो नहीं है। इफ़ अ पैकेट इज करेक्ट द रिसीवर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट। अगर सारे पैकेट सही है तो रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई हाँ मेरे को मिल गया सब, 4 भेजा था 4 आ गया, ठीक है। पर अगर एरर आ गया, इफ अ पैकेट हैज़ एन एरर द रिसीवर ऑल दी रिसीवर्स इग्नोर दैट पैकेट्स ऑल फॉलोइंग सन, ठीक है, बाकी सबको इग्नोर कर देगा, वही चीज़ लिखे हैं स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने सब कुछ समझ लिया एकदम, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। उसके बाद देखिए रिसीविंग हो गया, पैकेट सही है तो ठीक है, गलत है तो एरर गया। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट एंड रीसेंडिंग। द सेंडर मूव्स द विंडो फॉरवर्ड फॉर ईच एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट उसको मिल जाता है, मान लीजिए उसने 0 to, जैसे देखे था ना 4 साइज़ का है तो उसने 0 to 3 भेज दिया, तो मान लीजिए 3 का उसको एक्नॉलेजमेंट आ गया कि उसको लास्ट 3 रिसीव हो गया, तो वो क्या करेगा, अपना विंडो साइज़ को बढ़ा देगा, यानी कि अब कितना को भेजेगा, 4 5 6 7 को भेजेगा, यानी विंडो साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। अगर सब कुछ सही हो गया उधर से एक्नॉलेजमेंट आ गया। पर अगर नहीं आता है, इफ़ एन एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव विद इन अ सर्टन टाइम द सेंडर रीसेंड द प्रॉब्लमेटिक पैकेट्स एंड ऑल दैट फॉलोज। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, एक टाइम फिक्स रहता है, समझे, ये सब करने का एक टाइम फिक्स रहता है, यानी कि 4 डेटा भेजे हैं तो वो 4 डेटा एक साथ जाएगा, ठीक है। उधर से एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसका भी टाइम होता है। अगर वो टाइम पे नहीं आया एक्नॉलेजमेंट, मतलब डेटा लॉस्ट हो गया है, तो क्या करेगा, वापस से सेंडर रीसेंड करेगा डेटा को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब तो बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ अलग चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटर साइज़ है, ये रिसीवर साइड है। तो सेंटर ने भेजा पहला पैकेट 1 गया। अब यहाँ पे देखिए पैकेट 2 लॉस्ट हो गया, पैकेट 2 नहीं जा पाया, उसने पैकेट 3 और पैकेट 4 भी भेजा, क्योंकि उसको 4 भेजना तो उसने भेज दिया, समझे। तो अब यहाँ से क्या होगा ना, एक टाइम स्लॉट होगा, यानी कि उसने 5, मान लीजिए यहाँ पे 10 भेजा है, तो उसने भेजा 5 बार सब भेजा, लेकिन यहाँ पे पैकेट 2 जैसे ही लॉस्ट हुआ, यहाँ देखिए पैकेट 3 को उसने नहीं किया, डिस्कार्डेड कर दिया, पैकेट 4 को भी नहीं लिया, पैकेट 5 को भी नहीं लिया, सबको डिस्कार्ड कर दिया पैकेट 2 के बाद, क्योंकि उसको पैकेट 2 नहीं मिला और उसको चाहिए क्या, अभी पैकेट 1 के बाद पैकेट 2 चाहिए। पैकेट 2 नहीं मिलेगा तो हम नहीं लेंगे कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मतलब एक टाइम स्लॉट हो गया कि टाइम खत्म हुआ, इतना भेज दिया। अब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई मेरे को ना पैकेट 2 मिला ही नहीं है, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जाएगा सिर्फ पैकेट 1 का, कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट पैकेट 1, ठीक है, यानी कि उसने अभी तक एक्नॉलेज किया है सिर्फ पैकेट 1 को। तो यहाँ से अब सेंटर के पास आएगा एक्नॉलेजमेंट पैकेट 1, तो वो सेंटर बोलेगा अरे यार, मतलब तू सिर्फ पैकेट 1 ही तक लिया है, मैंने 5 ठो भेज दिया, तू कुछ नहीं लिया। तो अब यहाँ से उसको मिल जाएगा, देखिए फीडबैक रिसीव फॉर पैकेट P1, ठीक है, यानी सिर्फ उसको एक्नॉलेजमेंट आएगा कि उसको पैकेट 1 ही मिला है सिर्फ रिसीवर को। तो अब यहाँ से सेंटर वापस से देखिए
P2 P3 P4 P5 को वापस से रीसेंड कर रहा है, समझे। तो वही चीज़ है, आप आराम से इसको डायग्राम को बना दीजिएगा, बढ़िया मार्क्स मिलेगा आपको, एकदम दिल खुश हो जाएगा एग्जामिनर का। तो ये था, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप 10 में 15 भी ला सकते हो, इतना अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन व्हाई IPv4 एंड IPv6 प्रोटोकॉल नीड टू फ्रेगमेंट सम पैकेट्स। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो है, ठीक है, उसी तरह से पढ़िए। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, IPv4 और IPv6 में कैसे फ्रेगमेंट होता है। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, सिंपल। तो फ्रेगमेंटेशन सिंपल समझते हैं, किसी भी जो साइज़ में बड़ी वस्तु है उसको छोटा कर देना, ठीक है, लार्ज पैकेट को स्मॉल पैकेट में डिवाइड कर देना, उसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो यहीं पे देखिए, फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द a large data packet into a smaller packet to ensure they can transmit it over a network that has a maximum transmission unit smaller than the original packet size। देखिए फ्रेगमेंटेशन आप समझ गए, लार्ज साइज़ को स्मॉल साइज़ में डिवाइड कर देना। लेकिन ये क्यों करना होता है, मान लीजिए आप ए हो, ठीक है, आपका जो ये है ना पैकेट का साइज़, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है वो है 2000 की, ठीक है, पर जो आप बी को भेज रहे हो ना वो ना 1500 ही रिसीव कर पाता है। मतलब समझिए उसका जो साइज़ है, एक तरह से उसका रिसीविंग जो साइज़ है वो भाई 1500 तक ही ले सकता है एक बार में, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा ना, तब आपको डेटा को फ्रेगमेंट करना होगा, यानी कि आपका जो 2000 वाला डेटा है उसको आपको तोड़ देना होगा। किस भाग में तोड़ेंगे, देखिए 1500 रिसीव करता है तो आपको पहले 1500 और 500 के भाग में तोड़ना होगा, फिर आपको वो जो टूटा हुआ पैकेट यानी फ्रेगमेंट कर देना, यही हुआ फ्रेगमेंट कर देना, समझे, यानी कि लार्ज डाटा को स्मॉल डेटा में तोड़ देना, ठीक है। और ये क्यों करते हैं, इंश्योर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क दैट हैज़ अ मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट स्मॉलर देन द ओरिजिनल, ठीक है, यानी कि आपको जिसको नेटवर्क भेजना है उसका जो मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट है, ठीक है, यही होता है मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट MTU, ठीक है, वही जो मैंने अभी बोला ना कैपेसिटी की बात है। तो उसका कैपेसिटी मान लीजिए 1500 का है, आप 2000 वाला भेज रहे हो तो आपको उसके हिसाब से कम करना होगा, ठीक है, स्मॉलर देन द ओरिजिनल पैकेट साइज, यानी कि आप जिसको भेज रहे हो, जिसको आप ट्रांसमिट करना चाहते हो डेटा, उसका जो मैक्सिमम ट्रांसमिट MTU जो है वो आपके जो ओरिजिनल पैकेट साइज से अगर छोटा है तो आपको उसके हिसाब से फ्रेगमेंट करना होगा डेटा को, ठीक है। तो आप समझ गए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन द लार्ज डेटा पैकेट इनटू स्मॉलर पैकेट, समझ गए। और ये क्यों होता है, ट्रांसमिट करना डेटा जिसका मैक्सिमम ट्रांसमिटर यूनिट आपसे स्मॉलर है। अब देखिए वाई IPv4 एंड IPv6 नीड फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए ईच नेटवर्क सेगमेंट एज एन MTU, जितना भी नेटवर्क सेगमेंट होता है, मतलब जितना भी नेटवर्क होते हैं उस सबका अपना एक MTU होता है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी। अब ये फुल फॉर्म है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तो वो उसका MTU होता है सबका। विच इज़ द लार्जेस्ट पैकेट साइज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट फ्रेगमेंटेशन, जो उसका लार्जेस्ट पैकेट होता है कि मतलब उतना वो बिना फ्रेगमेंटेशन के, जैसे अभी मैंने बताया था 2000 1500, तो 1500 वो बिना फ्रेगमेंटेशन के बिना तोड़ा तरीके ले सकता है 1500। इफ़ अ पैकेट एक्सीज दिस साइज इट मस्ट बी फ्रेगमेंटेशन। अब मान लीजिए कोई पैकेट इससे ज़्यादा हो गया, 1500 से ज़्यादा हो गया, तो उसको भाई फ्रेगमेंट करना होगा, उसको तोड़ना होगा, फिर डेटा आएगा मेरे पास, समझ गए। तो देखिए IPv4 में क्या होता है, इन IPv4 व्हेन अ पैकेट इज लार्जर देन द MTU, ऑब्वियस सी बात है जब पैकेट का जो साइज होता है वो MTU के ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, इट इज़ स्प्लिट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तब क्या होता है, इसको स्प्लिट करते हैं फ्रेगमेंट्स में, ईच विथ इट्स ओन हेडर कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर रीअसेंबली एट द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सभी पैकेट्स को, मतलब जो पैकेट होता है उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं, यानी कि स्मॉल पैकेट्स में तोड़ देते हैं, और उन सभी पैकेट्स में क्या होता है, एक हेडर होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है रीअसेंबली एट द डेस्टिनेशन, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होता है जो डेस्टिनेशन के समय असेंबली मतलब रीअसेंबल करने के लिए, यानी कि सबको एक साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि ये तो स्मॉल पैकेट में टूट के जा रहा है ना, तो उसको वहाँ पे जाके वापस से रीअसेंबल भी करना होगा ना रिसीवर के एंड में। उसका देखें, दिस इंक्लूड्स फ्रेगमेंट ऑफसेट एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड द फ्लैग इंडिकेटिंग इफ मोर फ्रेगमेंट फॉलोज। देखिए इस हेडर फाइल में क्या क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है, ठीक है, यानी कि कितना फ्रेगमेंट गया है, ये जो फ्रेगमेंट है मान लीजिए आपने 4-5 फ्रेगमेंट किया है, पार्ट किया है, तो ऑफसेट बताएगा कि इससे पहले वाले मान लीजिए आप जैसे भी 2000 का लिया था ना, तो 500 का कैपेसिटी है, तो आप उसको 500 के भाग में तोड़ोगे, है ना, यानी कि 500 500 500 500 ऐसे करके 4 भाग में तोड़ोगे अपने 2000 वाले को, है ना। तो सबका आप ये डालोगे कि यहाँ से 0 to 500 ये ऑफसेट हुआ पहला वाला पैकेट का,
फिर दूसरा वाला पैकेट को होगा 500 से 1000 का, और उसके बाद तीसरे वाला को 1000 से 1500 का, और चौथे का वाला होगा 1500 से 2000 का। तो ये हो गया उसका फ्रेगमेंट ऑफसेट, है ना। उसके बाद होगा आइडेंटिफिकेशन नंबर, सबका एक नंबर दिया रहेगा कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, या फिर मान लीजिए कुछ भी है, 10 है, इन सभी का एक नंबर दिया रहेगा कि ये सब एक ही डेटा पैकेट का है ना, वो हो गया। और फ्लैग इंडिकेटिंग इफ मोर फ्रेगमेंट फॉलो, उसके बाद नंबरिंग भी दे दिया रहेगा कि 1 2 3 4 इस तरह से। तो वहाँ पे रिसीवर अपना सबको जोड़ देगा कि भाई हाँ 1 2 3 चौथा आ रहा है, हाँ आ गया, चौथा भी आ गया। अब वहाँ से नंबरिंग कर लेगा ऑफसेट देख के कि हाँ भाई 0 से 5, तो फिर सबको अटैच करेगा और वापस से रीअरेंज कर देगा, समझे। तो ये हेडर कंटेन करके रखता है ये सब चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल अ 2000 बाइट पैकेट ट्रैवलिंग थ्रू अ नेटवर्क विद अ 1500 बाइट MTU, ठीक है, यानी कि वही ये 2000 वाला पैकेट ट्रैवल कर रहा है 1500 MTU वाला, जिसका 1500 मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है। तो वुड बी स्प्लिट इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। तो मान लीजिए 2000 वाला 1500 वाले में ज़्यादा है तो उसको फ्रेगमेंट में स्प्लिट होना पड़ेगा। तो वो 2 स्प्लिट हो सकता है 2 भाग में, एक होता है 1500 बाइट एंड एक होता है 500 बाइट, है ना, वही चीज़ अभी जैसे बताया। तो ये हो गया IPv4 पे। अब देखिए IPv6 में, तो IPv6 में फ्रेगमेंटेशन इज परफॉर्म्ड ओनली बाय द सोर्स डिवाइस नॉट बाय द राउटर अलोंग द पाथ, ठीक है। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ना कि इसमें सोर्स डिवाइस से ही फ्रेगमेंट होता है, ना कि राउटर में होता है, ठीक है। और IPv4 में क्या होता है, इट इज ईच विद द हेडर कंटेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि राउटर के जरिए, मतलब IPv4 में डेटा भेजे, राउटर उसको स्प्लिट करता है फ्रेगमेंट में। अगर उसको बी में मतलब ए ने भेज दिया राउटर पे, अब राउटर को बी पे भेजना है तो वो अपना वहाँ पे ये करेगा। लेकिन IPv6 में क्या होता है, जो भेज रहा है यानी ए जो भेज रहा है ना, वो ए ही खुद उसको ये कर लेगा, फ्रेगमेंट करेगा जितना उसको भेजना है बी को, ठीक है। तो फ्रेगमेंट इज ओनली बाय द सोर्स डिवाइस, है ना। और इसमें क्या होता है राउटर में, यहाँ मैंने शायद नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लीजिएगा कि IPv4 में क्या होता है कि राउटर में ये सब चीज़ स्प्लिट होता है, नॉट बाय द राउटर अलॉन्ग विद द पाउट। इसमें राउटर में कोई जरूरत नहीं होता, इसमें डायरेक्ट भेजता है। IPv6 सोर्स डिवाइस ही करता है, ठीक है, फ्रेगमेंट। दिस इज द डन बाय टू रिड्यूस प्रोसेसिंग लोड ऑन द राउटर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। ये होता है, इससे क्या होता है कि राउटर पे जो लोड होता है ना कि भाई मान लीजिए इसमें IPv4 की बात करें तो A to B भेजना है, तो A ने पहले B को भेज दिया अपना डेटा 2000 वाला। अब राउटर बोलेगा कि भाई B को तो 1500 ही लेता है, तो अब राउटर वो काम करेगा, उसको फ्रेगमेंट करेगा, तोड़ के भेजेगा। लेकिन IPv6 में क्या होता है, A ने खुद ही समझ गया कि भाई उसको 1500 वाला भेजना है, तो वो खुद ही अपना 2000 को 1500 और 200 भाग में करके भेजेगा राउटर को, और राउटर भटपट भेज देगा। इससे क्या होता है कि राउटर के ऊपर लोड नहीं बढ़ता है। तो ये होता है रिड्यूस प्रोसेसिंग लोड एंड राउटर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होता है। IPv6 यूजेज एन एक्सटेंशन हेडर फॉर फ्रेगमेंटेशन विच कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर रीअसेंबली एट द डेस्टिनेशन। इसमें भी हेडर होता है, मतलब हेडर भेजता है सभी फ्रेगमेंटेशन के साथ, मतलब जो पैकेट तोड़ के भेजा है सबके पास अपना एक इन्फॉर्मेशन होता है, हेडर होता है, वही सब जिसमें फ्लैग नंबर वगैरह दिया रहता है। उससे क्या होता है, रीअसेंबली होता है डेस्टिनेशन के वक्त में। फॉर इंस्टेंस a 3000 byte IPv6 packet traveling through a network with a 1500 byte MTU would be fragmented at the source into 2 smaller packet that within fit the MTU limit, ठीक है। तो वही 3000 का मान लीजिए बाइट है IPv6 में, उसको मान लीजिए 1500 वाले बाइट में जाना है, MTU में जाना है, तो सोर्स कोड ही उसको 2 भाग में तोड़ देगा, समझे। 1500 वाले में करके भेजेगा और उसका हेडर लगा देगा कि भाई इसका फ्लैग ये है, इसका ऑफसेट इतना है, तो वो सब कोड वोड लगा के भेज देगा, वहाँ पे जाकर फिर वो रीअसेंबल हो जाएगा, समझे। तो यही सिंपल डेफिनेशन होता है IPv4 और IPv6 में। तो आशा करते हैं आपको एकदम अच्छे से वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन का नीड क्यों होता है। अब देखिए ये चीज़ आपको लिखने का ज़रूरत नहीं था, है ना, आपने इसी चीज़ में, इसी पूरे डेफिनेशन में आप सब कुछ बता दिया है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसका नीड क्या होता है। तो इसमें आपको ये लिखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं था, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, पर ये आप एकदम स्किप कर सकते हो इस चीज़ को। तो फ्रेगमेंट नेसेसरी क्यों होता है, तो देखिए कॉम्पैटिबिलिटी, तो डिफरेंट नेटवर्क हैव डिफरेंट साइज लिमिट, सो फ्रेगमेंटेशन इंश्योर पैकेट्स कैन ट्रेवल थ्रू ऑल नेटवर्क्स विद इन बीइंग ड्रॉप्ड, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि इसका जो ये बढ़ घट सकता है आराम से, ठीक है। हम लोग जानते ही हैं क्या कर सकते हैं कि भाई अगर जिसका डिफरेंट साइज लिमिट होता है तो उसको उसके हिसाब से तोड़ सकते हैं, पैकेट को फ्रेगमेंट कर सकते हैं, तो वही है। उसके बाद देखिए इफिशिएंसी, तो फ्रेगमेंटेशन हेल्प प्रिवेंट पैकेट लॉस विच वुड बी अदरवाइज वेस्ट बैंडविड्थ एंड रिक्वायर रीट्रांसमिशन। तो फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है भाई, इफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, क्योंकि क्या करते हैं
कि हम लोग इसमें पैकेट लॉस हम लोग का इसमें कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग सोच समझ के चीज़ों को भेजते हैं। पैकेट को लॉस होने से मान लीजिए अगर किसी का छोटा साइज़ है तो उसको उसी के हिसाब से भेजते हैं, है ना। उससे उसका क्या होता है, बैंडविड्थ भी बढ़ जाता है, यानी कि क्षमता जो होती है नेटवर्क की क्षमता, उस पर भी सही से कंट्रोल हो जाता है। तो वही होता है एफिशिएंसी। उसके बाद होता है रिलायबिलिटी। तो इट इंश्योर दैट इवन लार्ज पैकेट्स कैन बी डिलीवर्ड एक्यूरेटली अक्रॉस वेरियस नेटवर्क टाइप एंड साइज। ठीक है, तो ये रिलायबल भी होता है, क्योंकि हम लोग इसमें जिन लार्जर पैकेट को भी आराम से भेज सकते हैं उसको तोड़ ताड़ के, है ना। तो नेटवर्क टाइप्स, किसी भी नेटवर्क टाइप्स में किसी भी साइज़ में, मान लीजिए अगर 5000 का भी भेजना चाहते हैं और 50 वाले में भी भेजना चाह रहे हैं तो उसको फ्रेगमेंट कर सकते हैं 10 पार्ट में, है ना। 50 50 50 50 करके ऐसे 10 पार्ट में भेज सकते हैं। तो वो है कि रिलायबल भी है, किसी भी नेटवर्क साइज में भेज सकते हैं। इफिशिएंसी भी होता है, क्योंकि इसमें हम लोग डेटा लॉस नहीं हो पाता है, पैकेट लॉस नहीं होता है। और कॉम्पैटिबिलिटी होता है, मतलब ये अपना बढ़ घट सकता है। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन के बारे में कंप्लीट डेफिनेशन। आप आराम से लिख सकते हो, अब कोई भी फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन आएगा आप ये सब चीज़ों को अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने 3 नंबर क्वेश्चन पूरा अच्छे से बता दिया है। ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप शायद नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से देख लोगे इसका। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।